हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग अपनी स्टडीज़ में भी लगे हुए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटेलिजेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि के सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात कारकीय सिद्धांत, और दूसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात प्रक्रिया उन्मुखी बुद्धि के सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत दो थ्योरीज अर्थात स्पीयरमैन और थर्स्टन की थ्योरी को जाना था। आज इस वीडियो में हम फिर से फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को जानेंगे, पर इस बार थ्योरी का आधार मल्टी फैक्टर अर्थात बहुकारक होगा। मैं फिर से अपने लर्नर्स को एक बार बोलूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ है और इस वीडियो सीरीज़ में क्रम से हम संकल्पनाओं को पढ़ते हैं। अगर आपकी पहले वाली संकल्पना छूट जाती है तो दूसरे टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस इंटेलिजेंस के पार्ट 2 को समझने के लिए आप प्लीज़ इंटेलिजेंस पार्ट 1 को भी देखें। घबराइए नहीं, इंटेलिजेंस पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि के कारकीय सिद्धांतों का आधार कारक है, अर्थात विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि बुद्धि की संरचना या बुद्धि का निर्माण विभिन्न कारकों से होता है, और इस मल्टीफैक्टर थ्योरी में बुद्धि की संरचना को विभिन्न कारकों से निर्मित माना गया है। मल्टीफैक्टर थ्योरी का आधार ही है बहुकारक, अर्थात बुद्धि का निर्माण विभिन्न या बहुत कारकों से हुआ है। मल्टीफैक्टर थ्योरी को या बहुकारक सिद्धांतों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि दो मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने अपने आधार पर प्रस्तुत किया है। पहला जो मल्टीफैक्टर थ्योरी या बहुकारक सिद्धांत दिया है वो दिया है थॉर्नडाइक ने, और दूसरा मल्टीफैक्टर थ्योरी या बहुकारक सिद्धांत दिया गया है जेपी गिलफर्ड के द्वारा। स्टूडेंट्स, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम दोनों ही कारकों के बारे में ब्रीफली जानेंगे कि इन थ्योरीज का आधार क्या है। तो लर्नर्स, चलिए जान लेते हैं कि थॉर्नडाइक की मल्टीफैक्टर थ्योरी क्या है। आप एक ये फिगर देख रहे हैं जो कि थॉर्नडाइक की इंटेलिजेंस थ्योरी का एक प्रेजेंटेशन है। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि बुद्धि बहुसंख्य छोटे छोटे कारकों से मिलकर बनी होती है, और हर कारक अलग से एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंट कारक हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे सर्कल है इनको मान लिया है कि ये छोटे छोटे कारक हैं, और हर कारक की एक विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है। एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये भी बताई कि ये जो विशिष्ट या छोटे छोटे मानसिक योग्यताएं या कारक होते हैं ये आपस में डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र होते हैं। इसके साथ ही साथ थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन द्वारा दिए गए जनरल इंटेलिजेंस अर्थात जी फैक्टर की संकल्पना को अस्वीकार किया था। थॉर्नडाइक का कहना था कि बुद्धि किसी सामान्य कारकों से नहीं बनी हुई है, बल्कि थॉर्नडाइक ने कॉमन एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया था। अर्थात थॉर्नडाइक ने ये बोला था कि कभी कभी दो एक प्रकार की मानसिक क्रियाओं को करने के लिए कुछ तत्व कॉमन होते हैं, मतलब कुछ दो तत्व उभयनिष्ठ होते हैं, इसलिए
वो जो उभयनिष्ठ तत्वों के कारण मानसिक क्रियाएं कुछ एक जैसी हो जाती हैं, उनको हम एक स्पेसिफिक ग्रुप दे सकते हैं और स्पेसिफिक ग्रुप बना के हम उनको एक स्पेशल नाम दे सकते हैं। उन मानसिक योग्यताओं में हम नाम दे सकते हैं जैसे वोकेबलरी, वर्ड फ्लुएंसी, कैलकुलेशन एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले ये कहा था कि जिस प्रकार एक मकान का निर्माण करने के लिए विभिन्न ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बुद्धि का निर्माण करने के लिए विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मकान का निर्माण करने के लिए सभी ईंटें एक साथ मिल जाती हैं परंतु सबका स्वतंत्र अस्तित्व विद्यमान रहता है, उसी प्रकार बुद्धि का निर्माण में या बुद्धि की संरचना में ये जो विभिन्न कारक होते हैं, ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ विद्यमान होते हैं, परंतु कुछ मानसिक क्रियाओं को करने के लिए कुछ कारक उभयनिष्ठ होते हैं या कॉमन होते हैं। इसलिए थॉर्नडाइक ने कहा कि क्यों ना उन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को या स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ को एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाकर अलग कर दिया जाए और उसे कोई स्पेशल नाम दे दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने बोला हम उसे शब्दार्थ अर्थात वोकेबलरी, शब्द प्रवाह अर्थात वर्ड फ्लुएंसी, आंकिक गणना मैथमेटिकल कैलकुलेशन आदि में डाल सकते हैं। जैसे फिजिक्स और मैथ्स को करने के लिए हमें दोनों में ही आंकिक कुशलता की आवश्यकता होती है। फिजिक्स मैथ्स यानी फिजिक्स सम्स को सॉल्व करने के लिए और मैथ्स के सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जिस स्टूडेंट में ये स्पेसिफिक एबिलिटी है कि वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर सकता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ इन कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन इज़ अ कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स, चलिए बहुत संक्षिप्त रूप में हम जान लेते हैं कि स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक की थ्योरी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले वाले वीडियो में स्पीयरमैन की थ्योरी को समझाया था और थर्स्टन को भी समझाया था, और थॉर्नडाइक की थ्योरी मैंने अभी इस वीडियो में बताई है। तो जिन्होंने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप लोग पहला वाला वीडियो देखिए, तो आपको स्पीयरमैन की थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। अगर हम इन दोनों सिद्धांतों में सिमिलैरिटीज़ अर्थात समानताओं को देखें, तो हम कहते हैं कि स्पीयरमैन ने जी फैक्टर या एलिमेंट को महत्वपूर्ण माना था। अर्थात स्पीयरमैन ने ये माना था कि हर मनुष्य में कुछ सामान्य योग्यताएं होती हैं जो हर प्रकार की मानसिक क्रिया को करने के लिए आवश्यक होती हैं। वहीं थॉर्नडाइक ने बहुत अलग तो नहीं, पर जी फैक्टर को नाम बदलकर कॉमन फैक्टर या कॉमन एलिमेंट बोल दिया। दूसरी अगर हम सिमिलैरिटी इसमें देखें, तो स्पीयरमैन ने जिसे स्पेसिफिक फैक्टर और एलिमेंट अर्थात विशिष्ट योग्यता कहा था, जिसमें स्पीयरमैन ने ये बताया था कि व्यक्तियों में कॉमन फैक्टर यानी जनरल फैक्टर्स तो सब में होते हैं, पर स्पेसिफिक फैक्टर कुछ ही लोगों में होती है, जैसे गायन की योग्यता, नृत्य करने की योग्यता। उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने स्पेसिफिक फैक्टर को एक अलग नाम से संबोधित कर दिया, जिसका कहीं ना कहीं अर्थ समान ही था। थॉर्नडाइक ने स्पेसिफिक फैक्टर को अनकॉमन फैक्टर के नाम से संबोधित किया। ये तो थी बात सिमिलैरिटीज की। अब अगर हम डिफरेंस देखें कि स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक की थ्योरी में क्या डिफरेंस था, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को सब यूनिट्स में नहीं बांटा था। उन्होंने एक ही कारक के रूप में जी फैक्टर की व्याख्या की थी, एक ही फैक्टर, अर्थात उसे सब यूनिट्स में नहीं बांटा था। वहीं थॉर्नडाइक ने इस कॉमन फैक्टर को यानी कि जी फैक्टर को डिफरेंट सब फैक्टर्स या सब यूनिट्स में बांटा और बोला कि ये सारे सब फैक्टर्स या सब यूनिट्स मिलकर एग्रीगेट रूप से इंटेलिजेंस का निर्माण करते हैं या इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक की थ्योरी में सिमिलैरिटीज के साथ साथ एक सिंगल डिफरेंस यही है कि थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस को परिभाषित करने के लिए सब फैक्टर्स बनाए, अर्थात कॉमन फैक्टर को सब यूनिट्स में बांटा और इनके एग्रीगेशन ऑफ सब फैक्टर्स को इंटेलिजेंस की संज्ञा प्रदान की। अनदर इम्पॉर्टेंट multi-factor theory of intelligence is given by Guilford.
जेपी गिलफर्ड ने 1967 में अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को 3 डायमेंशनल मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया था। चित्र में आप देख सकते हैं कि उनका 3 डायमेंशन क्या थे। गिलफर्ड ने इन 3 डायमेंशंस को डिफरेंट नाम से संबोधित किया। पहला कंटेंट अर्थात विषय वस्तु, दूसरा ऑपरेशन अर्थात संक्रिया, तीसरा प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। अभी हम इन तीनों विमाओं के अंतर्गत आने वाले सब यूनिट्स को जानेंगे, पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जेपी गिलफर्ड ने कंटेंट में 5 कारकों को, ऑपरेशंस में फिर से 5 कारकों को और प्रोडक्ट में कुल 6 कारकों को सम्मिलित करके बुद्धि का निर्माण लगभग 150 कारकों से बताया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट इन्होंने बुद्धि के निर्माण के लिए इतने कारकों का योगदान बताया कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना करते हुए ये बोला था कि इसे बुद्धि का सिद्धांत कहने की अपेक्षा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि की संरचना बोलना चाहिए, क्योंकि जेपी गिलफर्ड ने कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट्स के अंतर्गत लगभग 150 कारकों का योगदान बताया है बुद्धि के निर्माण में। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि ये डिफरेंट कंटेंट्स, ऑपरेशन और प्रोडक्ट्स क्या हैं। इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि गिलफर्ड द्वारा दिए गए जो विभिन्न आयाम हैं, उन विभिन्न आयामों के अंतर्गत किन किन कारकों के द्वारा बुद्धि के निर्माण को बताया गया है। जैसे पहला डायमेंशन है कंटेंट अर्थात विषय वस्तु, दूसरा डायमेंशन है ऑपरेशन अर्थात संक्रिया, तीसरा डायमेंशन है प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। अगर हम प्रथम आयाम अर्थात कंटेंट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मानसिक कार्य करते समय जो भी विषय वस्तु या सामग्री का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही इस विमा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। पहली है विजुअल, जिसे वी से संबोधित किया गया है अर्थात दृश्य। दूसरी है ऑडिटरी अर्थात श्रव्य, जिसे ए से संबोधित किया गया है। तीसरी है सांकेतिक या सिंबॉलिक, जिसे एस से प्रदर्शित किया गया है। चौथी है सिमेंटिक अर्थात शाब्दिक, जिसे एम से संबोधित किया गया है। पांचवी है बिहेवियरल अर्थात व्यवहारिक, जिसे बी से संबोधित किया गया है। अगर हम इनके बारे में जानें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आकृतिक, जैसे विजुअल और जो श्रव्य हैं, इनको अगर हम एक कैटेगरी बनाना चाहें तो हम इसे फिगुरल कह सकते हैं। तो आकृतिक विषय वस्तु का संबंध आकृतियों या चित्रों से होता है, जो बेसिकली आपकी विजुअल से संबंधित होता है या दृश्य से संबंधित होता है। अगर हम ऑडिटरी की बात करें तो श्रव्य में आपके सामने कुछ इस तरह का कंटेंट या कुछ इस तरह की विषय वस्तु प्रदर्शित की जाती है जिसे आपको सुनकर पहचानना होता है और आपको अपने इंटेलिजेंस का परिचय देना होता है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कभी कभी कोई ऑडियो सुनाकर ये पूछा जाता है कि बताइए ये गाना किसने गाया है, या इस गाने में जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस परफॉर्म कर रहे थे उनका नाम बताइए। तो दिस इज द ऑडिटरी एक्ट, राइट। थर्ड होती है सिंबॉलिक अर्थात सांकेतिक विषय वस्तु, जिसमें संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों, अंकों, अक्षरों आदि से संबंधित विषय वस्तु होती है। सिमेंटिक अर्थात शाब्दिक विषय वस्तु के अंतर्गत भाषा के द्वारा विचार प्रस्तुत होते हैं, जबकि व्यवहारिक विषय वस्तु व्यक्तियों के बाह्य या आंतरिक व्यवहार से संबंधित होती है। आइए दूसरी विमा पर आ जाते हैं। गिलफर्ड की दूसरी डायमेंशन है ऑपरेशंस अर्थात संक्रिया। इस विमा के अंतर्गत मानसिक कार्यों को करने में निहित संक्रिया क्रिया की बात की गई है। जैसे इन संक्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। कॉग्निशन अर्थात संज्ञान, जिसे सी से संबोधित किया गया है। स्मरण मेमोरी, जिसे एम से संबोधित किया गया है। कन्वर्जेंट थिंकिंग
आप इसे अपसारी चिंतन या परंपरागत चिंतन कह सकते हैं, जिसे सी से संबोधित किया गया है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे अपरंपरागत चिंतन या अभिसारी चिंतन आप कह सकते हैं, जिसे डी से डिनोट किया गया है। और पांचवा है इवैल्यूएशन अर्थात ई। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संज्ञान जो है वो किसी भी कार्य को सीखने का पहला चरण होता है, पहला प्रयास होता है। वहीं स्मरण अर्थात मेमोरी सीखे गए ज्ञान को धारण करना होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, या जिसे हम परंपरागत चिंतन या अभिसारी चिंतन कह रहे हैं, वो किसी भी कंटेंट को, किसी भी विषय वस्तु को परंपरागत ढंग से विचार करता है, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम किसी भी चीज़ को नवीन ढंग से सोचते हैं, जो कि सृजनशीलता को भी इंगित करता है। जैसे अगर हम किसी छात्र से ये पूछें कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन को एजुकेशन, आप सह शिक्षा के बारे में क्या समझते हैं, अगर वो वही परंपरागत तरीकों को अपनाते हुए परंपरागत विचार प्रस्तुत करता है, उसके गुण और दोष को बताता है, तो हम इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित कर लेंगे। परंतु अगर विद्यार्थी कुछ नवीन ढंग से सोचता है और कुछ नई समस्या बताता है या उन समस्याओं का समाधान बताता है, तो हम उसे डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित कर लेंगे। वहीं मूल्यांकन अर्थात ई उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने या निष्कर्ष पर पहुंचने की क्रिया है। जैसे अभी ऊपर वाले उदाहरण में कि को एजुकेशन के बारे में अगर हम विचारों को जान रहे हैं, तो विद्यार्थी स्वयं सह शिक्षा के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। थर्ड विमा या थर्ड डायमेंशन जो कि गिलफर्ड ने बताया है, वो है प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद, जो भिन्न भिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं के साथ विभिन्न मानसिक क्रियाओं को करने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। आप इसे आउटपुट या रिजल्ट भी कह सकते हैं, जो कि कंटेंट और ऑपरेशन जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। परिणामों को या प्रोडक्ट को गिलफर्ड ने 6 भागों में बांटा है। पहला है यूनिट्स, जिसको हम सूचनाओं की इकाइयां कह सकते हैं। दूसरा है क्लासेस, जिसको हम इकाइयों के वर्ग कह सकते हैं। तीसरा है रिलेशंस, इकाइयों में संबंध। चौथा है सिस्टम अर्थात सूचना प्रणाली। पांचवा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ये है प्रत्यावर्तन प्रणाली। और छठा है इम्प्लीकेशंस आई अर्थात निहितार्थ प्रणाली। अगर हम इसका एग्जाम्पल जानना चाहें, तो जैसे हमने को एजुकेशन के बारे में पूछा था, वैसे ही अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताइए व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का कोई असाधारण उपयोग बताइए, कि ईंट के असाधारण मतलब अलग सा कोई प्रयोग बताइए। मकान के निर्माण में प्रयोग होता है, पर उसका कुछ अलग सा प्रयोग बताइए, तो ये आएगा तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत। परंतु अगर स्टूडेंट इसके बारे में आपको कुछ आंसर कर देते हैं, रेलिवेंट आंसर कर देते हैं, तो इसको हम संबंध उत्पादन की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गिलफर्ड ने बुद्धि का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो काफ़ी व्यापक प्रस्तुत किया है और बहुत ज़्यादा, लगभग 150 कारकों के योगदान से अपने बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को पढ़ा। और मल्टी फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत 2 मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें थॉर्नडाइक और गिलफर्ड का नाम आता है। थॉर्नडाइक ने जहां एक और ये बताया कि बुद्धि बहुसंख्य कारकों से मिलकर बनी हुई है, वहीं गिलफर्ड ने 3 आयामों के अंतर्गत 150 कारकों के सहयोग से बुद्धि के निर्माण को माना। बल्कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि इतने कारकों के सहयोग से बुद्धि के निर्माण को बुद्धि का सिद्धांत कहने की अपेक्षा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस कह दिया जाए तो ज़्यादा उचित होगा। स्टूडेंट्स, ये मेरा इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सेकेंड वीडियो है। आगे आने वाले वीडियोस में हम अभी और भी फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को भी जानेंगे
और प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को भी समझेंगे। पर अगर स्टूडेंट्स आपको वो थ्योरीज भी पढ़ना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वाकई आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक करिए और अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में सफल हो सकें। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं और वो टॉपिक्स बता सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। अभी तक हम लोगों ने इन दोनों वीडियोस, जो इससे पहले वाला वीडियो इंटेलिजेंस पे बना था, ये वीडियो इंटेलिजेंस पार्ट 2 है। इन दोनों वीडियोस में हमने जान लिया कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत हमने 4 थ्योरीज को पढ़ लिया। पहली स्पीयरमैन, दूसरी थर्स्टन, तीसरी थॉर्नडाइक और चौथी गिलफर्ड। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and thank you so much for listening me patiently, and best of luck.